भाभी, ओ भाभी, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी चलो, माँ बुला रही है। अगर अब की बार आपको लेकर नहीं गई तो आपका तो पता नहीं, मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी। बस रुको, ये लाइनर और लिपस्टिक लगा लूँ, बस 2 मिनट, फिर चलते हैं। और ये कहकर घर की नई नवेली बहू हेमा वापस से अपना मेकअप करने लगी। उसकी ननंद रेशमा उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरे बाप रे, भाभी, आपकी तो पलकें निकल गईं। नहीं रेशमा, ये नकली पलकें हैं। ये देखो, इन्हें ऐसे ही आंखों पर लगाते हैं। कमाल है ये तो। और ये क्या है भाभी? ये ब्लशर और ये हाइलाइटर और ये मेकअप किट। और एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा लिपस्टिक कलेक्शन। अरे वाह भाभी, आपके पास तो कितना सारा मेकअप का सामान है। मेरे पास तो एक गुलाबी लिपस्टिक है जो मेरे बहुत जिद करने पर माँ ने दिलवाई थी, वो भी 2 साल पहले। पर ऐसा क्यों? तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां कितना मेकअप करती हैं और कितना अच्छे से रहती हैं। हाँ भाभी, लेकिन माँ को मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं। ना खुद करती है और ना ही मुझे करने देती हैं। ओहो, अब से मेकअप के लिए तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हो तुम मुझसे ले लेना। लेकिन भाभी, उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप ही मेरा मेकअप कर दिया करो, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे मेकअप करना आता ही नहीं। तो फिर चलो यहाँ बैठो, मैं आज ही तुम्हारा मेकअप करती हूँ। और इसके बाद रेशमा कुर्सी पर बैठ गई और हेमा भी बड़े मन से उसका मेकअप करने लगी। लेकिन इस सब में ये दोनों भूल ही गईं कि बाहर उनकी सास उनका इंतज़ार कर रही थी। जब काफ़ी देर तक रेशमा हेमा को लेकर बाहर नहीं आई तो रेशमा की माँ सुनीता खुद हेमा के कमरे में आई और ये सब देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। रेशमा, तुझे किस लिए भेजा था यहाँ? ये लीपा पोती करवाने के लिए? वो माँ वो मैं बस थोड़ा सा, मतलब बस ऐसे ही। माँ जी, आप रेशमा पर नाराज मत होइए, इसे मैंने ही रोक लिया था। शायद आपने इसे ध्यान से नहीं देखा। ये देखिए ना, सिर्फ हल्के से मेकअप में ही कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर एक नंबर की भूतनी लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ए रेशमा, अब जा, सबसे पहले मुंह धोकर आ और फिर सबको चाय नाश्ता दे। अपनी माँ की फटकार सुनकर रेशमा डर गई और चुपचाप मुंह धोने के लिए चली गई। उसके वहां से जाते ही सुनीता ने हेमा से कहा, ए बहू, खबरदार, जो आइंदा मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश की तो। क्यों माँ जी, भला मेरे जैसा बनने में क्या बुराई है? कोई एक बुराई हो तो बताऊं भी। घर के सारे कामकाज छोड़कर ये लाली लिपस्टिक लगाने में लगी रहेगी, तब तो बस गई तेरी गृहस्थी। तुम्हारा क्या है, बड़े बाप की बेटी हो, जितना चाहे उतना खर्च करती हो। लेकिन हमारे घर की लड़कियों को हमने हमेशा यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। लेकिन माँ जी वो। बस, मुझे तुमसे और बहस करने का शौक नहीं है। बाहर सभी घंटे भर से इंतजार कर रही हैं। अगर फुर्सत मिल जाए तो दिखाना उन्हें भी अपना ये रंग बिरंगा मुंह, वरना तो कुछ देर में वो वापस ही चले जाएंगे। और ये कहकर सुनीता वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे हेमा भी घर के बाहर आ गई। सुनीता के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा धीरज और छोटी बेटी रेशमा। धीरज और हेमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से उन दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी का फैसला दोनों ने एक साथ किया। सुनीता हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमीर घर की लड़की उसकी छोटी सी गृहस्थी को संभाल नहीं सकती और ना ही धीरज उसके खर्चे को उठा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हेमा की सोच इससे बहुत ही अलग थी। हेमा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ के साथ तुम नहीं रह पाओगी। हर बात बात पर ताने मारने की आदत है उनकी। और तुमने देखा नहीं, बेचारी रेशमा को वो कैसे डरा धमका कर रखती हैं। तुम मेरी मानो तो। नहीं धीरज, जैसा भी है, लेकिन हम माँ जी और रेशमा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और हमारे अलावा उनका है ही कौन। बस यही सोचकर मैं चुप रह जाता हूँ। तुम्हें पता है हेमा, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद
रंगों से उन्हें एक अजीब सी चिढ़ हो गई है। कोई बात नहीं धीरज, मैं समझती हूँ और मुझे माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उफ, आज फिर ज़्यादा पानी डल गया। अब क्या करूँ? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी, क्योंकि माँ के आने से पहले ही मैं इस आटे को ठीक कर दूंगी। लाओ भाभी, मुझे दो। थैंक्स रेशमा, सच में अगर तुम ना होती तो क्या होता मेरा। अरे भाभी, ये इतना बड़ा भी काम नहीं है। वैसे भाभी, आपको आज शाम को कुछ काम है क्या? अरे क्यों, क्या हुआ? मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम को। क्या सीखना है आज? वो मुझे ना आईलाइनर लगाना सीखना है। मेरी सारी दोस्त लगाती हैं, पर मुझे ही नहीं आता। सिखा तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हाथ सेट होगा। अच्छा, तो फिर जाने दो। आज तो माँ सत्संग में गई हैं, तो लगा सकती थी, पर हर रोज कैसे लगाऊंगी? अरे पगली, तुम खुद को नहीं लगा सकती, पर मुझे तो लगा सकती हो। मतलब ये ननन जी कि जब माँ जी मंदिर जाती हैं तो तुम मेरा मेकअप किया करना। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। हेमा की बात सुनकर रेशमा बहुत खुश हो गई और फिर कुछ दिनों बाद दोनों ननन भाभी सुबह सवेरे ही किसी काम से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन इस बात का पता सुनीता को नहीं था और इसलिए अब सुनीता को एक एक पल भारी हो रहा था। वो रेशमा और हेमा दोनों पर बरसने वाली थी और फिर उन दोनों के घर आते ही, आ गई महारानी। रेशमा, आज तो तू नहीं बचेगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं इसके दिमाग को ठिकाने लगा दूं। क्यों री, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तू नहीं मानी। बता बता, क्यों लेकर गई इसे ब्यूटी पार्लर? अपने जैसा बनाना चाहती है इसे भी। माँ चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप हो जा रेशमा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इसके साथ जाने की? क्योंकि उसका जाना जरूरी था माँ। और ये दोनों ब्यूटी पार्लर नहीं, बल्कि मेरे साथ रेशमा के एडमिशन के लिए गई थी। एडमिशन? रेशमा का? कहाँ? और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें बता देते तो रेशमा को कभी जाने नहीं देती। माँ, मैंने और हेमा ने रेशमा को एक अच्छे कॉलेज से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं फालतू पैसे बर्बाद करने की। और ये सब करके क्या करेगी ये? तेरी बीबी जैसे बनेगी। नहीं माँ जी, रेशमा मेरे जैसी नहीं, बल्कि मुझसे कहीं बेहतर बन सकती है। ये देखिए, शहर में पिछले महीने जो मेकअप कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारी रेशमा फर्स्ट आई है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया है इसने। और फिर रेशमा ने अपनी माँ के पास आकर कहा, माँ, मैंने ये सब आपसे छुपकर किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सच तो ये है माँ कि मैं भाभी जैसी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो लाखों में एक है। वो मेरी भाभी ही नहीं, दोस्त भी है, और शायद वैसी माँ भी जिसकी मुझे हमेशा से ज़रूरत थी। रेशमा की बातों ने इस बार सुनीता के दिल को झकझोर दिया और उसे अब अपनी गलती का एहसास भी था। उसने रेशमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर आंखों में शर्मिंदगी लेकर हेमा की तरफ हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके घर के लिए हेमा से अच्छी बहू और कोई हो ही नहीं सकती थी। आओ बहू रानी, अंदर आओ। हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। अनीता अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के अंदर ले आती है, जहां अंदर आते ही अनीता की छोटी बहू उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास अनीता उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है? अच्छा ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी सुनैना का कमरा है। तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है
और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? बहू रानी, तुम तो जानती हो हम लोगों की गरीबी। पूरे घर में यही एक कमरा है, इसीलिए जो भी है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। प्रिया मुंह बनाकर बैठ जाती है। फिर शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो प्रिया, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर और देवरानी सो जाते हैं। फिर अचानक आधी रात को प्रिया को गंदी बदबू आती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई चूहा मर गया हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने। ये जेठानी तो बदबूदार बम छोड़ी ही जा रही हैं। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी स्वागरात ऐसी होगी, और ऊपर से ये बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती हैं और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी बदबूदार गैस छोड़ रही हो, भला नींद कैसे आएगी? तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस का होना तो आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। प्रिया अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह प्रिया की मुंह दिखाई की रस्म होती है और मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपनी जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी और सुननी है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी अपनी बहन से बात कर रही थी। लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओ नो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर जाकर आंगन में बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में? आप जाकर बात कर लो ना बाहर धूप में खड़े होकर। मैं तो कहीं नहीं जा रही। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कि कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। देवरानी जी, ये क्या, आपने सारा कमरा फैला दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? तुमने तो सब बिगाड़ के रख दिया है। जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा भी कमरा है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सुनैना सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए सुनैना शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई की रस्म मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, फिर तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक ही है। न जाने कब तक मुझे हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ? पहले मैं अपने कमरे में कितने आराम से रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो होलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन कमरा गंदा करके रखती हो। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस कमरे पर उतना ही हक है जितना आपका। और ऐसे बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और इन सब के चलते
सुनैना को गलती से धक्का लग जाता है, जिससे वो पेट केवल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति सुनील आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ आया नहीं होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, लेकिन आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा नहीं ले सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कमरा भी ले लेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा सुनील कहता है, अब आप चिंता मत कीजिए, हमने ज़मीन खरीद ली है और बहुत जल्द ही उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने तो सोचा था घर बनाने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता ना करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। फिर ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और अब वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।